राम राम साहब, राम कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मिलने का फिर से एक बार मौका मिल रहा है। और आज मैं अकेला नहीं हूँ। आज मेरे साथ मेरे मित्र रजत कुमार भी मौजूद हैं। रजत कुमार पूरे देश की खबरों पर नज़र रखते हैं राजधानी से। और आज हम आपको राम कहानी में एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। छठी मैया की व्रतियों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसलिए हम रजत कुमार जी को आमंत्रित किया है, क्योंकि वो छठी मैया के भक्तों से लगातार मिल रहे हैं। और आज 2 दिन से छठी मैया के भक्तों से मिल रहे हैं, अगले 2 दिन तक मिलेंगे। इसीलिए रजत जी को बुलाया है। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है राम कहानी में आपका। राम कहानी के दर्शक आपकी बातें सुन के, आप जो कहानी सुनाएंगे उसको सुनकर उनको काफ़ी लाभ होगा, ऐसी हमें आशा है। रजत जी, तो रजत जी, जैसा कि माना जाता है कि छठी मैया का जो व्रत है, यानी छठ का जो व्रत है, वो सूर्य की आराधना का व्रत है और छठी मैया का भी की आराधना का भी पर्व है। और ये दुनिया में जितने कठिनतम व्रत हैं, जितनी भी मुश्किल व्रत हैं, उनमें से एक ऐसा व्रत है। और या कि मैं कहूँ सबसे कठिनतम है ये। इससे शायद ही कठिन कोई हमारी सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान से जो कल्चर निकली है, जो धर्म निकला है, उस परंपरा में इससे कठिन व्रत कोई हम नहीं मानते। सबसे कठिन व्रत ये माना जाता है। 4 दिन तक व्रती जिस तरह से सूर्य की आराधना के लिए सुबह से रात शाम लगातार कठिन तपस्या जैसी परंपराओं का पालन करते हैं, तो इसलिए ये एक ऐसी कहानी है जो पूरे देश में हर नदी के किनारे पे, हर तालाब के किनारे, जितने जलाशय हैं उनके किनारे पे, और कहीं कहीं तो जैसे हम दिल्ली एनसीआर में या बड़े बड़े जो महानगर हैं उनके स्विमिंग पूल तक को बना दिया जाता है, एक जलाशय बना दिया जाता है जिसमें आधे पानी में खड़े होकर, आधे शरीर खड़े होकर बिना कपड़ों के छठी मैया का अर्घ्य देते हैं। इस कदर इस व्रत में उनका परंपराओं का और नियमों का पालन किया जाता है। तो ये एक ऐसा व्रत है, माना जाता है कि इस व्रत में जो तपस्या इस व्रत को जो करने से बड़ा लाभ होता है, संतान पक्ष को भी लाभ होता है। यानी तरह तरह की बड़ी कहानियां हैं, कुछ किंवदंतियां हैं, तो कुछ पौराणिक कहानियां हैं, कुछ धर्म से हैं, कुछ धर्म से जुड़ी कहानियां हैं, कुछ का हमारे पास जो क्लासिकल प्रूफ है, हमारे पास कुछ कहानियां हैं जो कहानियां लोक कहानियां मानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये जितना कठिन व्रत है, जितनी कठिन नियम है, जितनी कठिन परंपराएं हैं, उतना ही जो इंटरेस्टिंग इस व्रत के आसपास जितने जो हमें पढ़ने को, सुनने को, जो साहित्य और कहानियां मिलता है, वो भी हैं। तो राम कहानी में रजत जी, आप बताइए, आप दिल्ली में लगातार व्रतियों से मिल रहे हैं, क्या स्थिति है उनकी कहानी के बारे में थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ करिए रजत जी। देखिए, पहला छठ पूजा की बात की जाए, भारत में ही मनाई जाती थी। आज जो है छठ पूजा विदेशों में भी मनाई जा रही है। हमने कल नोएडा में बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। एक परिवार ऐसा मिला जो दुबई से आया है। अच्छा। मात्र उसका मकसद था कि भारत में जाकर छठ पूजा मनाना। तो कहीं ना कहीं अब आज जैसे कि शुरुआत है, तैयारियों की बात की जाए, चाहे दिल्ली की बात की जाए, चाहे और जो पूर्वांचल की बात की जाए, चाहे बिहार की बात की जाए, जहां से शुरुआत हुई है, तो संसार में अगर कोई पूजा है तो वो छठ पूजा है। क्योंकि जिसमें जो महिलाएं होती हैं, जो व्रत रहती हैं, उसके बाद फिर सुबह अर्घ देती हैं, फिर पानी में सूर्य उगने से पहले तक वो खड़े रहती हैं। तो कहीं ना कहीं एक कठिन पूजा है। तो ऐसे में भारत में अब ये छठ पूजा का पर्व है, वो हर तरफ मनाया जा रहा है। शुरुआती दौर की बात की जाए तो लोगों को इसकी जानकारी कम थी, लेकिन अब माहौल ऐसा हो चुका है कि चाहे हम एनसीआर की बात की जाए, चाहे पूर्वांचल की जाए, चाहे देश के किसी भी कोने की बात की जाए, तो हर तरफ छठ पूजा को लेकर तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, तो यहाँ पर प्रशासन भी काफी मदद कर रहा है। यहाँ पर जगह बनाई गई है, या जो हाईटेक सोसाइटियों की बात की जाए, जहाँ पर तालाब नहीं होते, या जहाँ से जो जगह है, जहाँ से नदियां हैं वो नहीं गुजरती हैं, तो वहाँ के लिए अलग से प्रशासन है, प्राधिकरण वो व्यवस्थाएं कर रहा है। साफ तौर से इसमें इस बार यह है कि प्रशासन का काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है।
क्योंकि पहले प्रशासन जागता नहीं था, पहले काफी कमियां रहती थी, जो व्यवस्थाएं होती थी वो फेल हो जाती थी। तो इस बार काफी प्रशासन तो है सर रजत जी, आप मैं रोक रहा हूँ, आपने कहा नोएडा का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा का जिक्र कर रहे हैं, तो एनसीआर में ग्रेटर नोएडा नोएडा ही ऐसी क्यों खास जगह है? इसका मतलब ये है कि जो जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो जहाँ सबसे ज़्यादा छठी मैया का और छठ का व्रत किया जाता है, तो क्या सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इस समय तो ग्रेटर नोएडा नोएडा नहीं है, पूरी दिल्ली एनसीआर में, इसलिए आप बार बार नोएडा ग्रेटर नोएडा का जिक्र कर रहे हैं? और सरकार शायद यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसलिए शायद क्योंकि वो खुद एक मठ के महंत हैं मुख्यमंत्री होने के साथ साथ, इसलिए व्यवस्थाओं के बारे में आप बड़ी संतोषजनक रिपोर्ट दे रहे हैं रजत जी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है, कोई भी परिवार है, तो वो इस पूजा को ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखता है, वो नहीं मनाता है। लेकिन पूर्वांचल से जो लोग हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में वो रह रहे यहाँ पर, अब उनका रहना यहीं पर हो गया, निवास हो चुका है। तो इस अधिकतम देखा जाए तो ज़्यादातर जो लोग हैं बिहार या जो पूर्वांचल से हैं, तो लगभग 80% तक के लोग वो वहीं के हैं। तो इस लिहाजा से देखा जाए तो एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद है। तो ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर छठ पूजा का पर्व है वो कुछ ज्यादा ही फोकस किया जाता है। इस पर प्रशासन भी, चाहे यूपी की बात की जाए चाहे दिल्ली की बात की जाए, तो तमाम राजनीति भी हुई है इस पर कि आखिर छठ पूजा के आते ही जो यमुना नदी का पानी है वो जहर बन जाता है, तमाम बयान भी आए हैं। तो ऐसे में अब जो समय आ चुका है कि आखिर प्रशासन तो कदम उठा रहा है, लेकिन जिस तरीके से छठ पूजा के बाद जो नदियां हैं जी वो आप देख सकते हैं कि उसमें प्रदूषण का अपार हो जाता है। तो इसको लेकर लोगों को सोचना चाहिए कि खुद किस तरीके से प्रशासन तो कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन तो आपके हर व्यवस्था में सहायता कर रहा है। चाहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आज जहां जहां जो अर्थ देने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी, वहां के 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में हर तरफ लाइटों की व्यवस्था की गई है, साफ सफाई की गई थी, जिससे जो छठ पूजा है, जो छठ पर्व होता है उत्तर भारत का या जो पूर्वांचल का, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से मनाया जाए। लोगों को लगे कि वाकई जो अब पहले के मुकाबले बदलाव है वो प्रदेश में देखा गया है, क्योंकि निश्चित तौर पर पहले जो सरकारें थी तो उसके लिहाजा से अब काफी बदलाव है वो उत्तर प्रदेश में देखा गया है। यानी रजित, कुल मिला के ये है कि हम छठी मैया के व्रत की जो कहानी, आज राम कहानी अपने चैनल पर सुना रहे हैं, और जो यहाँ के जिस तरह से व्रतियों से आपकी मुलाकात हो रही है, जिस व्रतियों को व्रत करते हुए आपने लाइव देखा अपनी आंखों से, उनकी कवरेज आपने की, उनसे मुलाकात की है, तो वो सब हम कहानी शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं आज राम कहानी के माध्यम से। कुल मिला के एक चीज़ जरूर है रजत जी, जो हमारी बातचीत से एक चीज़ सुन के मिलने के आ रही, त्यौहार भी और सुरक्षा भी। जिस तरह से छठी मैया से या सूर्य भगवान के व्रत के साथ साथ आप ये कर रहे हैं अपने 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 भविष्य के, अपने संतान की, अपने परिवार की, परिवार के अच्छे भविष्य की आप जैसे कामना कर रहे हैं, वैसे पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा की भी कामना करें। यानी कि हम अपने, जिस तरह से आपने प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया, तो प्रदूषित जो हमारी व्रतियों की और हमारी बाकी जो व्रतियों की सुरक्षा, व्रतियों को का इंतजाम करने में जो लोग लगे हैं, प्रशासन के साथ साथ जो आमजन लोग हैं, स्वयंसेवक लगे हैं, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम प्रदूषण को भी नियंत्रित रखें, जिससे कि हम अपनी पूरी धरती की, पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी है, उसका भी हम व्रत लें साथ साथ छठी मैया के का व्रत करने के साथ साथ। तो कुल मिलाकर ये है कि राम कहानी में आज हम यहीं विराम देंगे। आज राम कहानी में खरना हो चुका है छठ के व्रत का। कल शाम को, यानी कि रविवार की शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। फिर सोमवार की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उसी के साथ 4 दिन का जो छठ का पर्व है वो अपनी समाप्ति की ओर जाएगा। यही हमारी आज की राम कहानी का एपिसोड में ही समाप्त करते हैं, और आप सब अपना ध्यान रखिए, छठी मैया के व्रत को अच्छे से करिए। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो व्रतियों की सेवा में लगे हैं, व्रतियों के इंतजाम में लगे, ये हमारी आपसे अपील है। और अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित
और साफ रखने में भी मदद करें। अपनी भी मदद करें और पूरी दुनिया की भी मदद करें। आपको बहुत बहुत राम राम साहब। और रजत जी, हमारे दर्शकों का राम राम करके हम चलते हैं आज। और राम कहानी में आप ऐसे ही आते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत राम राम साहब।